तो प्रतियोगिता के दौरान जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कुछ ऐसे विचार भी आते हैं कि भाई हम सफल होंगे या नहीं होंगे। ये स्वाभाविक है। प्रतियोगिता के दौरान ये विचार आते हैं। जब मैं भी इस दौर से गुजरा था तो मेरे लिए भी ये विचार आते थे। परंतु एक बात मैंने देखी है कि आप अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे जो है इतने टाइम में अपने ये पॉइंट, अपने ये सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं ये पूरे करने हैं। और यदि आप जो टारगेट फिक्स करते हैं उसमें जब आप सफल हो जाते हैं उस दिन, आप उसके बाद सोचिए आपको एक बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग आती है, बड़े सकारात्मक विचार आते हैं और लगता है कि मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा। और आप ये रेगुलर इसी ही तरह से अपने टारगेट फिक्स करें और रोज उन्हें पूरा करें। आपको सकारात्मक विचार ही आएंगे, नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं। चलो इन सकारात्मक विचारों के साथ आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, पहले वीडियो में मैंने प्रस्तावना के बारे में बताया था, उसके उद्देश्यों के बारे में बताया था, परंतु आज हम प्रस्तावना के बारे में ही चर्चा करेंगे और प्रस्तावना के बारे में करेंगे कि उसके उच्चतम न्यायालय की नज़रों में या संविधान के दृष्टिकोण से उसका क्या महत्व है, उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, वो संविधान का भाग है भी या नहीं है। हम ब्यौरेवार क्रमवार इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। पहले हम एक बार प्रस्तावना को पढ़कर देख लेते हैं। देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। ये सभी चीजें जो हमारी प्रस्तावना में हैं, ये संविधान के उद्देश्यों को इंगित करती हैं और ये उस उद्देश्य प्रस्ताव का एक संक्षिप्त रूप है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की कार्रवाई होने से पहले उसको संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया था और उसमें भी यही बताया था, जैसे कि आप सब अमूमन जानते हैं कि जब भी कोई बैठक शुरू होती है तो उस बैठक का हमें उद्देश्य बताना होता है कि हम क्यों एकत्रित हुए हैं। इसी प्रकार जब संविधान सभा की बैठक शुरू हुई थी तो उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश किया गया था तो वो उद्देश्य प्रस्ताव के ही जो संकल्प थे उन्हें ही वर्तमान प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। अब देखिए, जो संकल्प पेश किए गए उसमें जो हमारे उद्देश्य थे वही हमारे प्रस्तावना में। इसका मतलब जब संविधान सभा में हमारे संविधान भी एकत्रित हुए थे तो निश्चित है वो इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकत्रित हुए थे कि हमारे भविष्य में हम अपने भारतवर्ष को कैसा चाहते हैं, कैसा उसकी प्रगति चाहते हैं, तो वो आज हमारी प्रस्तावना का अंग है। अब कई बार ये बड़ी चर्चा हो जाती है कि भाई प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग माना भी जाए या ना माना जाए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं क्योंकि इसका कोई महत्व ही नहीं है। जब इस तरह की काफी चीजें आई सामने तो सर्वोच्च न्यायालय ने
अपने दो निर्णयों में प्रस्तावना के महत्व को बताया। उन्होंने पहला मामला आया था, वो था इनरी बेरुवारी यूनियन वाद AIR 1960। इस मामले में बताया कि इसमें जब निर्णय दिया तो ये कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, भाग नहीं है, परंतु ये कहा कि प्रेरणा स्रोत अवश्य है। वही बात हम चर्चा कर रहे थे, संविधान से क्या मिलती है हमको? प्रेरणा मिलती है कि हम अपने भारत को कैसा चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है। यह संविधान के उसमें फिर दूसरा क्या निर्णय दिया इसी वाद में? संविधान के मूल उद्देश्यों पर, मतलब कि यदि प्रस्तावना को हम हटा भी दें तो इसका संविधान के मूल उद्देश्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाद में यह भी निर्णय दिया न्यायाधीशों ने कि हटाने के बाद भी संविधान के मूल उद्देश्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एक और तीसरा निर्णय दिया कि प्रस्तावना ना तो सरकार को कोई पावर देती है, ना ही वो सरकार को नियंत्रित करती है, और ना ही सरकार की शक्तियों को संकुचित करती है, अर्थात कम करती है। तो फिर संविधान की जो प्रस्तावना है हम उसे संविधान का भाग नहीं मान सकते। तो इसमें ये दिया गया है। हाँ, पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस वाद में भी स्पष्ट करी गई। उन्होंने कहा कि जब संविधान के किसी उपबंध की व्याख्या कर रहे होते हैं, निर्वचन कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या है कि उस समय जब कोई भाषा संदिग्ध नजर आती है, संविधान की कहीं भाषा डाउटफुल लगती है, तो प्रस्तावना उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। क्योंकि प्रस्तावना में जाने के बाद न्यायाधीश ये सोच लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ये सोच लेता है कि वही प्रस्तावना का उद्देश्य ये था, तो निश्चित बात है कि इस उपबंध का भी उद्देश्य प्रस्तावना के उद्देश्यों से तो बाहर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि प्रस्तावना संविधान के उपबंधों के निर्वचन में बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, बड़ी सहायक होती है। एक तो ये बात दिया कि भाई कहीं संदिग्ध है भाषा उपबंध की, तो वहां निर्वचन करने में प्रस्तावना बड़ी हेल्पफुल होती है। उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा वाद में भी इसी तरह का प्रश्न उठा था कि भाई प्रश्न उठा था कि हम संविधान को भाग क्यों माने, भाग माने या ना माने। ठीक है, फिर कैसे प्रश्न आया, उसने कहा कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग होनी चाहिए। इस तरह का जब एक वाद आया तो वो बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था 1973 का। उसमें क्या था, बेरुवारी यूनियनवाद के मामले में दिए गए निर्णय को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही थी उसे थोड़ा पलट दिया। अब क्या पलटा गया, काफी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इसके पीछे सभी न्यायाधीशों ने अपने तर्क दिए जो उस पीठ में थे। सबने कहा क्योंकि प्रस्तावना से ही, प्रस्तावना के उद्देश्यों से ही संविधान को एक अर्थपूर्ण भाव मिलते हैं, तो इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग है। बेशक इसको भाग नंबर ना दिया गया हो, पर भाग मानना आवश्यक है। दूसरा, वो बात बेरुवारी यूनियनवाद के मामले को भी जो दिया गया था निर्णय, उसकी बात को भी जो कह तो रखा, क्योंकि उपबंधों के निर्वचन में हेल्पफुल होती है। अगर कहीं उपबंध की भाषा थोड़ी भी संदिग्ध लगती है, डाउटफुल लगती है, तो उसका निर्वचन करने के लिए, उसके एक्सप्लेनेशन करने के लिए प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर ही हमारे संविधान के मूल उद्देश्य, मूल भावनाएं छिपी। तो देखिए, इस वाद के बाद 1973 में कह दिया गया कि संविधान का भाग है। अब बात यहां आई, जब संविधान का भाग हो गया
तो अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 ये कहता है कि उस अनुच्छेद के अंतर्गत विधायिका को शक्ति है कि वो संसद के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसका मतलब हो गया कि जब केशवानंद भारती एवं केरल राज्यपाल का निर्णय आ गया और कहते कि प्रस्तावना में संविधान का भाग है, तो निश्चित बात है उसमें भी संशोधन हो सकता है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अब 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्दों को संविधान के अंदर जोड़ा गया। क्यों? संविधान का भाग है, 368 के अंतर्गत संशोधन करके हम ऐसा कर सकते हैं, तो प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। परंतु अब यहां बात एक समस्या आती है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में एक बात और कह दी गई थी। वो कहा था कि प्रस्तावना क्या संविधान के किसी भी भाग में, यहां तक कि प्रस्तावना में हम उस भाग का संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान के लिए आधारभूत नींव का कार्य करते हैं। मतलब कि जो उद्देश्य नींव का कार्य करते हैं आप उनमें संशोधन नहीं कर सकते। अब देखिए यहां, अब तो 3 संशोधन करे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। अगर ये संशोधन करे हैं, ये 3 शब्द डाले हैं इसके अंदर प्रस्तावना में, अब ये हमारे आधारभूत ढांचे में कोई प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं या नहीं डालते हैं, थोड़ा इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, समाजवादी शब्द डाला। समाजवादी शब्द का मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि समाजवादी का मतलब ये होता है कि हम भारत को समाजवादी बनाना चाहते हैं, अर्थात भारत के सभी लोगों को इस तरह की पावर देंगे, इस तरह की शक्ति देंगे कि देश के संसाधनों पर सबकी बराबर पहुंच हो। इसलिए हम सदा ऐसी नीति तैयार करेंगे कि सभी लोगों को क्या था, राजनीतिक, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त। ये पहले से था। अब ये शब्द पहले से हमारी प्रस्तावना के अंदर थे, परंतु समाजवादी शब्द जोड़ने से ये इन शब्दों को बल ही मिला है, ये वो शब्द मजबूत हुए हैं। इसलिए इस समाजवादी शब्द ने हमारी प्रस्तावना पर कोई, उसकी प्रस्तावना के आधारभूत ढांचे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला। अब आता है दूसरा शब्द डाला था पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष एक सकारात्मक शब्दावली है। जैसे कि चीन में धार्मिक तटस्थता का सिद्धांत अपनाया जाता है कि राज्य किसी भी धर्म को नहीं मानता, परंतु भारतवर्ष के अंतर्गत सभी धर्मों को मानता है राज्य। बस अंतर इतना है कि सभी को समान नजरिए से देखता है। कोई भी धर्म राज्य की नजरों में ना छोटा है ना बड़ा है, सबका दर्जा समान है। अब यहां पे देखिए, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा। हम देखते हैं कि क्या हमारे जो संविधान का मूल उद्देश्य है, जो प्रस्तावना के माध्यम से प्रकट हुए हैं, उन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव कुछ पड़ रहा है? इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब कि इन विचार अभिव्यक्तियों को छोड़ के देख तो विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को मिली हुई है। और जब हमने ये पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा और मैंने आपको बताया पंथनिरपेक्ष का सार क्या है, तो निश्चित बात है इस शब्द से भी विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को बल मिलता है। इस शब्द के और जोड़ने से मतलब और क्लियरिटी आती है इस शब्द को जोड़ देने से। तो इसका अर्थ है कि हमें पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ने से हमारी प्रस्तावना की जो आधारभूत ढांचा, हमारे संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, उसको बल ही मिला है, वो कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि हमारी ये नींव मजबूत हुई। इसलिए शब्द
संविधान की भावनाओं के विरुद्ध नहीं। अब आते हैं हम अखंडता शब्द। अखंडता शब्द इसलिए जोड़ा गया, अभी यहां ऊपर हमारे इसमें लिखा हुआ है ना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द जोड़ा गया है सुनिश्चित करने के लिए, करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब हम यहां पे भी शब्द है अखंडता, उससे पहले अभी बताया व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और बंधुता। ये तीनों चीजें देश के अंदर नागरिकों के बीच एकता को बढ़ाने के लिए, बंधुता की भावना पैदा करने के लिए पहले से ही थी। और जब तक किसी देश के समाज में एकता ना हो, बंधुता की भावना ना हो, उनके बीच एक दूसरे के प्रति गरिमा की भावना ना हो, सम्मान की भावना ना हो एक दूसरे के प्रति, तो निश्चित बात है अगर हम एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखेंगे, अर्थात हम एक दूसरे की गरिमा का ख्याल नहीं रखेंगे, तो बंधुता की भावना तो पैदा होनी चाहिए। और जब बंधुता की भावना नहीं पैदा होगी, भाईचारा पैदा नहीं होगा हमारे बीच में, तो एकता खत्म। और यदि देश के नागरिकों के बीच एकता खत्म, तो अलगाववादी प्रवृत्तियां पैदा होने लगेंगी, तो देश की अखंडता खत्म। तो अखंडता शब्द जोड़ने से इन जो यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और बंधुता को अखंडता जोड़ने से एक बल ही मिला है, ताकि अलगाववादी शक्ति जो थोड़ी मात्रा में हमारे देश में है, उनको साफ संकेत जाए कि भारत अखंड है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत की अखंडता को तोड़ सके। और हम क्योंकि एक दूसरे की गरिमा का ख्याल रखते हैं, हमारे बीच बंधुता का भाव है, एकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी बंधुता की भावना को, एक दूसरे की गरिमा की भावना को खत्म करती हो। इसलिए हमारा देश अखंड है और अखंडता, हमारे देश की अखंडता हमारे लिए मूल उद्देश्य है। तो यहां यह बात आती है कि इन तीनों शब्दों को जोड़ने से हमारी जो प्रस्तावना है उसको बल ही मिला है, उसकी हमारे जो संविधान के उद्देश्य हैं वो इन तीनों शब्दों को जोड़ने से और मजबूत हुए हैं। इसलिए जो केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद में ये भी निर्णय दिया था कि संविधान के आधारभूत ढांचे में, यहां तक कि प्रस्तावना के भी आधारभूत ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, और 1976 में ये तीन शब्द जोड़ दिए गए। तो स्पष्ट है कि तीन शब्दों को जोड़ने से हमारे संविधान रूपी भवन की नींव मजबूती हुई है, कमजोर नहीं पड़ी। इसलिए ये सब तीन शब्द, इनका समावेश 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो शामिल कर लिए गए हैं, वे पूर्णतः उचित हैं और संविधान को मजबूत बना